गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को इस डिजायर क्यू में स्वागत है और मैं लेकर फिर से आ गया हूँ आपका वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र से ये आपका एनालिसिस है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है सीटेट के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों है। आपके स्क्रीन पे ये जाता है, देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन करेगा उसी को आंसर बताएंगे। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है और एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देनी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें क्या होगा आंसर, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। देखिए अब क्यों होगा ऑप्शन एक, ये थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग समझेंगे इसका क्या रीज़न है। कह रहा है किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठ्यचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल मतलब अकॉर्डिंग बना दिया जाए कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से क्या करें, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। जब तक स्वतंत्र बच्चे नहीं होंगे तब तक ये अनुकूलन नहीं रहेगा। तो बच्चों में अधिगम अर्थात कह सकते हैं सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। अतः कह सकते हैं कि एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्वपूर्ण रखी जाती है जब उपयुक्त वातावरणों में बच्चों को संवाद और पूछने के माध्यम से सीखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, देखिए ध्यान से। थोड़ा सा तो एनालिसिस आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग के अंदर इंक्रीज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो पाठ पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा है वह कक्षा जिससे प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंचने से परे हो ताकि बच्चों को लंबे समय तक चलती रहे। नेक्स्ट है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो जो दिन के किसी भी समय पर्याप्त किया जा सके। और फोर्थ नंबर में है अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को समाप्त सप्ताह में एक बार मुक्त खोल के लिए बाहर लिया जा सकता है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, देखिए ध्यानपूर्वक क्या होगा तो आप लोग इसको बताएंगे कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, करें कि कक्षा के जिसमें से खुली गतिविधियों कोने और विभिन्न प्रकार के साहित्यों को खुली समय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे भी लंबा है। देखिए कह रहा है कि अधिगम यानी सीखने का समय जो बच्चे जो होते हैं उचित प्रकार से उस समय अधिक अधिगम करता है जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान प्रदान किए जाते हैं। अब इस प्रकार कह सकते हैं कि स्थान पर जब छात्र एक साथ गतिविधि में सम्मिलित होता है तो वह अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। इस सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि हम कहें कि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्यों को खुली अलमारी यानी सेल्फ में रहकर उपलब्ध कराई जाए तो अधिगम सीखने का कार्य अधिक सुगमतापूर्वक संपन्न हो जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे ये जाता है 3 नंबर है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन 1 है वे संसाधन सहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनती है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्रियों में से एक है। वे एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाई रखती है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्राप्त करती है। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका, 3 का आंसर जो आपके सामने स्क्रीन पे ये जा रहा है ऑप्शन नंबर 1, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। रीजन देखिए क्या है, जब कक्षा की बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका जो होगी अधिगम के संदर्भ में एकदम उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है जो प्राथमिक कक्षा में बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में कहानी रंगीन चित्र देखते होंगे रोचकता प्रदान करती है, मतलब इंटरेस्ट जगाती है जिससे बच्चे उनसे आकर्षित होकर और अधिक तीव्र गति से सीख लेते हैं।
एस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेम 2005, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा भी दिया हूँ। ऑप्शन देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मानववादी सिद्धांत, व्यवहारिक रचनावाद है। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर, आपको स्क्रीन पे है 4 नंबर रचनावाद। इसमें तो समझाने की ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं एनालिसिस। अब देखिए क्या है, 4 नंबर होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ जिसको बोलते हैं 2005 रचनावाद की बात करता है। इसने कहा कि राष्ट्रीय एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करता है 2005। यह अपनी समझ में रचनावाद से प्राप्ति होती है। रचनावाद एक अवलोकन है, वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बच्चों का अधिगम सीखने की प्रतिक्रिया किस प्रकार होती है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तु पर्यावरण का अनुभव करके अनुभवों पर प्रतिबंधित करके दुनिया के संबंधों में अपनी ही समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे जाता है, ये आपका है 5 नंबर प्रश्न है। अब देखिए कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न करते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित नियमित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे शिक्षक जो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी कक्षा के अंदर छात्र जब शिक्षक से के विषय के संदर्भ में प्रश्न पूछते हैं, तो यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्राप्ति होती है कि शिक्षक छात्र को नियमित रूप से अधिगम की गुणवत्ता को समृद्ध करने और उन्हें प्रेरित करने यानी अच्छा गुण देने के लिए वह काफ़ी प्रोत्साहित भी करता है और बच्चे भी काफ़ी उत्सुकता दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की मदद करनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजन की जानी चाहिए, शिक्षक की विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नंबर 6 का। शिक्षक के वास्तविक जीवन स्थितियों और बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यानी शिक्षक जब वास्तविक जीवन की बात करता है, यानी बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने हेल्प करना, जो बच्चों को अधिगम में सुधार और सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। ऐसे करने से बच्चे में जो होते हैं परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस तरह की मदद करता है। तो बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित मॉनिटरिंग करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चों को अपनी ही कक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करके संचालित करने के लिए। अब देखिए क्यों करने के लिए, कि अनुशासन जो अधिगम वातावरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बच्चे में अपनी शिक्षा की विनियमित और मॉनिटरिंग निगरानी करने में मदद करता है। जब छात्र अपनी स्व मूल्यांकन करता है तो उसमें उन्हें अपनी ही गलतियाँ और प्रगति को जानने में मदद मिलती है। उसे ही सीखने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा गया है, जो बच्चा खुद से करके सीख लेता है। और नेक्स्ट है 8 नंबर, आनुवंशिक और पर्यावरणों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आते हैं, सत्य क्या हो सकता है इसका। तो देखिए सत्य कह रहा है, तो सत्य में जो है इसका आपका 8 नंबर का दूसरा नंबर होगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही है, इनका एनालिसिस करके देख लेते हैं हम लोग। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कहिए, भूमिका कहिए, जो कि काफ़ी पहलू है जो आनुवंशिक और पर्यावरणों से काफ़ी प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत का अनुसार कहा नहीं जा सकता है। पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन 1 में है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम है। देखिए प्रश्न का ये जाता है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ये कह क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि इसमें नेगेटिव प्रश्न है, नहीं शब्द आ गया। अब नहीं शब्द जो आ रहा है, तो नहीं शब्द के अनुसार जो आंसर होगा क्या होगा, यानी जीन पियाजे के कथन सिद्धांतों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो नहीं कहा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। 2 में क्या है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं।
तो यही तो नहीं था जिन प्याजे का यही सब तो नहीं था कि बच्चे गुणात्मक चरणों में होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। छोटा बच्चा है, सृजन होता है, नित्य अभ्यास करता है, पर्यावरणों में होता है, बच्चे दुनिया के बारे में जानते हैं, सही है, लेकिन विकास में गुणात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो जीन पियाजे के में आप लोग जानते होंगे, उन्होंने वो वैज्ञानिक बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो स्विट्जरलैंड के व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा संज्ञानात्मक पर का भी विशेष रूप से जोर दिया है, और वह बुद्धि को जो है प्रकृति और नेचर से साथ जोड़ने का कोशिश किया है। और पियाजे जो है कहा कि संज्ञानात्मक बच्चे होते हैं, विकास को सिद्धांत भी माना, और उसके अनुसार जब बच्चे को अर्जित ज्ञान के भंडार में स्वरूप के विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता परिमार्जित की बात कहा है, ताकि वह बच्चे अपने पर्यावरण में क्रिया करते हैं तथा अपनी ही दुनिया के ज्ञान तथा निर्माण के बारे में वो सोचते हैं। यानी लिटिल साइंटिस्ट भी कहा इन्होंने, नन्हा सा वैज्ञानिक जीन पियाजे साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे जाता है। ये 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर नहीं बल्कि 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचारों की एक सीमा नहीं है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आ गया, ये नहीं है। तो क्या करा? क्या है? अनुकर्मण्यता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचारों का विकास और अहम मान्यता। तो क्या नहीं होगा इसका? तो देखिए इसका क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है ध्यान से देखेंगे क्या है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 2 ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ये संक्रियात्मक विचारों की सीमा में नहीं आता है। अपूर्व संक्रियात्मक जो जीन पियाजे साहब ने दिया था, आखिर क्यों दिया था, ये थोड़ी सी हम लोग इसकी समझेंगे कि कौन सा दिया था। पियाजे साहब संज्ञानात्मक पे जोड़ दिए थे। उन्होंने 4 स्टेज की बात किया है, 4 अवस्था की बात की है, और दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्षों की अवस्था कही जाती है, और इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित या स्वार्थी ना होकर दूसरे के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है, और वह जो है खुले अनुकरण, चित्रण, निर्माण, भाषा के माध्यम से वस्तुओं के माध्यम में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। जब वह क्या करता है, धीरे धीरे प्रतीक को यानी पहचान को, सिंबल को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य के माध्यम से वह तार्किक चिंतन अनभिज्ञ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये है कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अब देखिए डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए क्या होगा ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर जो आपका जाएगा, देखिए क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है बच्चों के लिए। खेल जो है बच्चों के लिए एक सुखद तरीका माना जाता है खेलने के। अब क्यों खेलने के लिए सुखद तरीका माना जाता है कि जब बच्चे खेल में जाते हैं, खेलते हैं, तो उनका जो है यह अतिरिक्त युवाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निम्नलिखित निभाने में से वह काम करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि खेल द्वारा बच्चे में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, एक दूसरे का सपोर्ट करने का मौका मिलता है। बच्चों में प्रतियोगिता भावना का विकास होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है, बच्चे का जो है वाक की भावना विकसित करने में ही मदद करता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के गंभीर सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो वे विभिन्न तरीके से हमने इसे कैसे करा कि कैसे कर सकते हैं। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही उत्तर जवाब दिएगा तो इसका क्या होगा, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 में। यह विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं यह जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब अध्यापक जो होता है बच्चों से प्रश्न करते हैं तो उनके तरीके से हल करने को कहा जाता है, ताकि गंभीरता से सोचते हैं और उनको इसलिए वह मजबूती रूप से प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शन 13 नंबर का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। कह रहा है कि करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग से सीखना, यानी करके सीखना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न है। कह रहे कि बच्चों द्वारा जब करके सीखता है, परियोजना विधि, सहयोग से सीखता है, यह प्रगतिशील शिक्षा का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपके हैं 14 नंबर प्रश्न के, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो यह कह रहा है जीवन सच्चा शिक्षक है, और स्कूली शिक्षा के यथासंभव लंबे समय तक जारी रखी जा सकती, स्कूल की आवश्यकता नहीं। बच्चे अपने जीवन के अनुभव को सीखते हैं। स्कूल की शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपके स्क्रीन पे ये जा रहा है,
ये आपका हो जाएगा 4 नंबर। स्कूल से शिक्षा सामाजिक और क्या है प्राकृतिक दुनिया को ही प्रतिबिंबित करता है। क्यों करता है? क्योंकि बच्चा जो है सोशली जो होता है, सामाजिक होता है। स्कूल से ही समाजीकरण की काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है और बच्चे नए विश्व का एक समाज में विश्व में जानकारी प्राप्त करते हैं और स्कूल के जो जीवन इनको मिलती है वो हर पहलू पर विभिन्न विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः कह सकते हैं कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित कर एक बताता है। शिक्षा स्वयं जीवन ही जीवन है। इन्होंने जैसे में आप कह सकते हैं इनको स्वामी विवेकानंद के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे चलता है। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये जाता है। कह रहा है कि अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांतों के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किस ये माना जाता है? उनका विश्वास है कि बच्चों नैतिक दार्शनिक हो, उनके सिद्धांतों के संगठनात्मक परिपक्व नैतिकता हो, परिपक्व के बीच में सहयोग का समर्थन किया हो। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रतिक्रिया है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच स्पष्ट करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्क्रीन पे ये जा रहा है। आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर कि वह नैतिक तर्क और कार्रवाइयों के बारे में ही सोचता है और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नैतिक मोरलिटी पर ही जोर दिया था। कोहल वर्ग ने कहा कि विकास सिद्धांत का नैतिक तर्क है, कार्रवाई के बीच वह स्पष्ट संबंध स्थापित करना चाहता है क्योंकि अधिकांश लोग उनकी नैतिकता में विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार वह अधिकांश का नैतिक यानी मोरलिटी पर जोर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 16 नंबर में। कह रहा है कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र संदर्भित है। उस सीखने के बिंदुओं को जब सहयोग वापसी ली जा सकती है, उस आचरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। अब देखिए फिर कह रहा है कि विकासात्मक चरणों को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेवारी होती है एक संदर्भ में जिसमें बच्चे सहयोग के साथ कार्य करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। संदर्भ में इसके संदर्भ में बच्चों को सहयोग के स्तर का कार्य करता है। क्यों करता है भाई ये तो देख लें थोड़ा सा। क्योंकि निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में संदर्भित करता है जिसमें बच्चा सहयोग सही और साथ में कोई लगभग स्वयं कर सकता है। इस सिद्धांतों को सेवित मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने ही कहा था। जो जीपेट जिसके बोलते हैं, जीपेट का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? जी फॉर जोन, पी फॉर प्रॉक्सिमल और डी फॉर डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक उभयलिंग व्यक्तित्व के बारे में कह रहा है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों को पुरुषों को संदर्भित करता है और मैं आमतौर पर मानव को पुरुष और स्त्री के गुणों का संयोजन करता है और दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री के गुणों का संयोजन करता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्यों करता है भाई। एक उभयलिंग व्यक्ति में आमतौर पर यह सामने पुरुष और स्त्री के गुणों का ही संयोजन करता है। नेक्स्ट है कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करता है। ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति। तो इसका क्या होगा आपका आंसर बताएं। तो ये हो गया आपका ट्यूशन। बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लिंगों को भूमिका ग्रहण करता है तो ट्यूशन होगा। ट्यूशन कर रहा है कि बच्चे को जब ट्यूशन हम लोग देते हैं तो वह मीडिया, सामाजिक और संस्कृति के द्वारा ही भूमिका अपना ग्रहण करना पसंद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मानवकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देखते हैं। वे बच्चे को मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिबंधित करते हैं और इसलिए पक्षपात है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी ही आबादी पर लागू नहीं की जा सकती है। तो देखिए इसका 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का 2 हो जाएगा कि मुख्य रूप से संस्कृति प्रतिबंधों को वह पक्षपाती माना जाता है। क्यों माना जाता है कि मानवकृत जो है आलोचना से यह मुख्य रूप से मुख्य धारा या संस्कृति प्रतिबंध के लिए पक्षपाती माना जाता है। चलिए एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं तो क्या है? प्रभावी अध्ययनों के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो इसका क्या होगा? तो इसका जो आपका आंसर होगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और एक गार्डनर महोदय ने कहा भी था। चलिए इसका देखते थोड़ा एनालिसिस। गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है। गार्डनर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है और किसी में 2 या अधिक प्रश्न मुख्यतः प्रतिभा। चलिए इसका जो है 20 नंबर का आपका 20 का हो गया था 3 नंबर और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुद्धि के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। ये आपका 20 का जो है 20 का आपका है 3 नंबर। बुद्धि के कई प्रकार होते हैं बताए थे। गार्डनर बुद्धि का जो है बहुत प्रकार ही बताया था 7 प्रकार का। नेक्स्ट चलते 21 नंबर। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने की मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं।
बच्चों के प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के लिए अंतराल के भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारण करना, बच्चों को प्रगति और उपलब्धि और स्तर को जानने में, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करें, अवधि अंतराल के बच्चों को प्रदर्शन आकलन के लिए प्रदर्शन के प्रमाणित करें। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने। अब देखिए 2 में क्या है कि बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछ दिया कि नहीं है, ठीक है, तो नहीं शब्द आ गया, तो इसमें जो होगा आपका 22 का 2 हो जाएगा। 2 में क्या है, 2 में जो है आपका 2 ऑप्शन, ये 2 है भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार में वर्णित कर दिया गया है। इस अधिकार को अधिनियम 2009 के द्वारा अनिवार्य किया गया और इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे देखिए, ये है 22। अब देखिए 1 मिनट, 23 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे जाता है। 23 नंबर में कह रहा है कि बच्चे में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है, अनुशासित दिनचर्या के अनुवांशिक वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन वातावरण, सफल माता पिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2, अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया। क्यों होगा, देखिए बच्चों को प्रतिभाशाली अनुवांशिकता का वातावरण के बीच अंतःक्रिया का कारण हो सकता है, यह अनुवांशिक और एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट है आपको 24 नंबर, देखिए 24 नंबर आपके स्क्रीन पे ये जाता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है, उनके अच्छे व्यवहार सिखाए जैसे उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान के महत्व देता है, उनकी भाषा के उपयोग उत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग भी करता है। रीज़न, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठ आने वाले बच्चों को माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व तथा उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रत्येक प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने की नाम पर। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर, 25 नंबर है, इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक के प्रयोग करने पर। रीजन क्या है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रगतिशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीके का प्रयोग पर निर्भर करता है। कक्षा का सकारात्मक प्रोत्साहित करने वाले वातावरण बच्चों के अधिगम क्षमता को बढ़ाता है, जिससे नवीन संकल्पनाओं को अधिगम सीखने करने का अवसर प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में इस तरीका उपयोग करनी तरीका नहीं है। निगेटिव देखिए नहीं है, तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रतिबंधित खंडों में तोड़ना, अधिगम और वैकल्पिक तरीकों से पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम शारीरिक गतिविधियों का समावेश। तो नहीं पूछ रहा है, तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक द्वारा बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना उन्हें उत्साहित
कर सकता है। कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों तोड़कर अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश उन्हें दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों और समावेश आदि के अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये जाता है, सब देख लेंगे। अब कह रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न बच्चों को पहचान करती है जो प्रत्यास्थायी है, विकलांग है, डिसलेसिया है, सृजनात्मक है। तो क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसका जो होगा 27 नंबर का आपको होगा सृजन। अलग अलग सोच पैटर्न जो है सृजन है। सृजन कौन दिया था? जिन प्याजे साहब ने। तो इसमें कह रहा है कि अलग अलग पैटर्न जब भी बच्चों को पहचान करते हैं, सृजनात्मक का प्रतिभा उत्पत्ति की अभ्यास सहसंबंध प्रणाली का व्यवहार की जा सकती है। नेक्स्ट निम्नलिखित तो कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? तो अभिसरण उत्तरों वाला प्रश्न को किसी विषय समस्या को हल करने के बारे में विचार प्रतिक्रिया की चर्चा, कुछ हल करने समय गलतियों को करने की ईमानदारी रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अभिसरण उत्तरों का प्रश्न। अब देखिए ये थोड़ी सी इसको गंभीर है, समझना है। यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों की समस्या को हल करना चाहता है तो उसे इस तरह के उस समस्या के विशेष हल करने के बारे में अपने विचार प्रतिक्रिया पर विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में चर्चा द्वारा हल निकाल सकते हैं। शिक्षक ऐसे करते समय अपनी ही शब्दावली, विचारों आदि के प्रति ईमानदारी रहना चाहिए। ऐसे ही समस्या सुलझाने में भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? देखिए उत्तेजना, स्मृति, डर और ध्यान। तो सबसे है एकदम सिंपल सी आपको दिख रहा होगा, क्या होगा? तो डर है, जो यह संवेग है, मतलब इमोशन है। अब संवेग क्या है? डर मानवीय भावनाओं का एक मुख्य स्वरूप है जो किसी व्यक्ति के सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाले किसी क्रियाओं के प्रति प्रक्रिया है। इसलिए भय है, डर है, क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित कौन सा समझना सबसे अच्छी स्पष्टीकरण करना? बच्चों को परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्राप्त नहीं करता है। बच्चे दुनिया के बहुत सीमित अनवरत ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। तो क्या होगा? ये इसका जो हो जाएगा आंसर 3 में क्या है से देखिए, एक 3 वर्ष का बच्चा जो है दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध क्या करता है? उत्पादन होता है। यह बताता है कि बच्चा जब बूथ से दूध खरीदने के अनुभव प्राप्त करता है, लेता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। बच्चों को जवाब दूध बूथ के दूध खरीदने के अनुभव आधारित होता है। तो ये तमाम आपका आंसर हो गया। थैंक यू सब किसी को, धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप यदि कमेंट करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे, और प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जी भी चेक करने के बाद अपना जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं उसका ज़रूर अंतिम में आप उसका मार्क्स भी जिक्र करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सब किसी को।